नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। आप किससे पूछ रही है? मेरे से? जी सर, सवाल आपसे ही है कि आज 36 दिन हो गए इस महायुद्ध का। परिणाम आप देख ही रहे हैं कि हर तरफ सिर्फ महंगाई महंगाई है। ऐसे में अब अमेरिका ने ये दावा किया है कि अमेरिका का एक फाइटर जेट उन्होंने मार गिराया है। हाँ, यही तो मैं आपको बता रहा था कि अमेरिका ने इसको एक्सेप्ट किया है कि F-50E को ईरान में मार गिराया गया है। उसके अंदर 2 क्रू मेंबर थे, एक पायलट, एक वेपन सिस्टम ऑफिसर था। उनमें से एक को रेस्क्यू कर लिया गया है। किसको रेस्क्यू किया गया है ये डिटेल अभी सामने नहीं आए हैं, वो पायलट है या वेपन सिस्टम ऑफिसर है। लेकिन जिसको रेस्क्यू किया गया, जिस हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया, उस हेलीकॉप्टर के ऊपर भी ईरान की तरफ से स्मॉल आर्म्स फायर किया गया और वो फायर उस पर लगा भी, और लगने के बाद वो इंजर भी हुए, और ये बात भी अमेरिका ने एक्सेप्ट कर ली है। अब इतना कहने के बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अमेरिका के लिए न केवल एक इंजरी है बल्कि इंसल्ट भी है। यानी कि न केवल एक घाव है बल्कि घाव पे नमक छिड़कना भी है, क्योंकि ये अमेरिका की बेइज्जती है। देश हो या आदमी हो, इतनी ज्यादा परवाह घाव की नहीं करता जितनी बेइज्जती की करता है। यानी अब ये मुमकिन है कि जैसे ईरान ने वो जो उनका B1 ब्रिज था 1 किलोमीटर से भी लंबा, जिसे अमेरिका ने उड़ा दिया था, उसके बदले में तो उन्होंने F-15E को गिराया, और अब अमेरिका इसके बाद बड़ा इंतकाम लेगा। और वो जो बड़ा इंतकाम है वो बहुत मुमकिन है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप पहले से कहते रहे हैं कि हम ईरान के पावर प्लांट्स को तबाह कर देंगे, डिसैलिनेशन प्लांट्स को तबाह कर देंगे। एज इट इज ईरान के अंदर पिछले 1 महीने से ज्यादा से इंटरनेट बंद है और वहां पे बेइंतहा तबाही हो चुकी है। बेइंतहा जब मैं कहता हूँ वो इसलिए कि करीब 25,000 अटैक वहां हुए हैं। हर अटैक में 1 टन से ज्यादा बारूद बम्बों से बरसाया गया है। उनके सभी तरह के हेडक्वार्टर ध्वस्त कर दिए गए हैं। तो अब जहाँ पे इतनी तबाही हो, जहाँ पे इंटरनेट बंद हो, वहाँ का अगर पानी भी बंद हो गया और पावर प्लांट भी बंद हो गए, यानी कि बिजली पानी भी बंद हो गया, तो फिर जनता करेगी क्या? यानी कि उसके बाद अपराइजिंग या सरकार के खिलाफ रोष यही प्रकट होगा। यही शायद अमेरिका का एम है कि अब चूंकि ईरान ने ना तो सरेंडर किया है, ना ही उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला है, लिहाजा अब उसको पनिशमेंट दिया जाए। ऐसा लगता है मुझे कि इसका रिजल्ट भयंकर होने वाला है। बिल्कुल। ऐसे में ट्रंप जो है वो पीछे हटने का तो नाम नहीं ले रहे हैं सर। वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम युद्ध में डटे हुए हैं और जल्द ही युद्ध को हम खत्म कर देंगे। लेकिन अब ये जो देखने को मिल रहा है, ईरान भी बिल्कुल पीछे नहीं हट रहा है, बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दे रहा है अमेरिका को। तो आने वाले समय में सर क्या ये युद्ध और भी ज्यादा भयावह होगा? देखो, चीजों को कहे हुए सेंटेंसेस के बीच में पढ़ा जाता है। जब डोनाल्ड ट्रंप ने भाषण दिया अपने देश के लिए, तो उसमें उन्होंने ये जस्टिफाई करना शुरू किया कि देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हम 1 साल से ज्यादा थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम 3 साल से ज्यादा थे, वियतनाम वॉर में हम 10 साल से ज्यादा थे, इराक वॉर में हम 8-9 साल से ज्यादा थे, और अभी तो इस वार में केवल 1 ही महीना गुजरा है। तो जब इतने इतने लंबे वार अमेरिका ने लड़े और अमेरिका का अनाप शनाप ट्रिलियंस के अंदर नुकसान हुआ, तो अब इस 1 महीने की लड़ाई में जो थोड़े बहुत लॉसेस हुए हैं, उन लॉसेस पे अमेरिका की जनता को परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये जस्टिफाई करने की कोशिश की, मगर इसका इम्प्लीकेशन क्या है? इसका इम्प्लीकेशन है कि अभी तो 1 ही महीना हुआ है, पहले जब सालों सालों रहे थे, लिहाजा मैं और भी आगे लड़ूंगा। लिहाजा उन्होंने स्टार्ट भी ये कह दिया कि अभी हम अगले 2-4 हफ्ते के अंदर इस युद्ध को समाप्त करेंगे। उसमें और एक सेंटेंस, वो सेंटेंस जो ये डरा रहा है कि कितना भयंकर काउंटर होने वाला है, क्योंकि उन्होंने न केवल ये कहा
कि हम 2-4 हफ्ते के अंदर इसे बंद करेंगे, ये भी कहा कि अब हम पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हमला करेंगे। पहले से ज्यादा कहीं ज्यादा बड़ा हमले का मतलब क्या हो सकता है? या तो ग्राउंड ऑपरेशंस हो सकती हैं, या इस तरह की कारपेट बॉम्बिंग हो सकती है ईरान के अंदर, कि जो त्राही त्राही वहां पे मच जाए। अब क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट के अंदर अपने तीनों तो एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंचा दिए हैं या पहुंचने वाले हैं, और सभी तरह की जो फोर्सेस हैं उनको बढ़ा दिया गया है, उनके एयर डिफेंस सिस्टम लगा दिए गए हैं। अगले 2-3 दिन के अंदर ये क्लियर हो जाएगा कि किस लेवल के ऊपर अटैक होने वाला है ईरान को। बिल्कुल सर, एक सवाल मेरा आपसे और होगा, जो होर्मुज स्ट्रेट है अब तो वो पूरी तरह से जंग का अखाड़ा बन गया है। जो जहाज वहां पर फंसे हुए हैं, जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, वहां पर कहा जा रहा है कि 400 जहाज होर्मुज स्ट्रेट में फंसे हुए हैं। उसको लेकर आने वाले समय में क्या कुछ हो सकता है? क्योंकि अभी तो सिर्फ मीटिंग चल रही है, बैठकें चल रही है, बातचीत का दौर जारी है, फैसला अभी किधर भी नहीं हुआ है। देखिए, सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशंस के अंदर ये प्रस्ताव बहरीन ने भेजा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के रुकने से भयंकर नुकसान हो रहा है। 20% ऑयल रुक गया है, 30% फर्टिलाइजर्स रुक गए हैं, 30% हीलियम गैस रुक गई है, और ये भी खतरा बढ़ रहा है कि कहीं ऑप्टिकल फाइबर केबल्स ना कट जाए, जो कम्युनिकेशन के ऊपर एक बड़ा धक्का होगा। लेकिन ये प्रस्ताव सिक्योरिटी काउंसिल में गया तो मेरा ख्याल है चाइना और रशिया ने या तो वीटो लगा दिया है या लगाने वाले हैं। उधर ब्रिटेन ने 40 देशों के साथ एक वर्चुअल मीटिंग की। उस वर्चुअल में 40 के बजाय 65 देश आए, लेकिन विडंबना ये है कि उनमें से केवल 35 देशों ने इसके ऊपर हस्ताक्षर किए कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को तुरंत खोला जाना चाहिए। नाउ कमिंग टू स्टेट ऑफ हॉर्मुज, आज पार्लियामेंट ऑफ ईरान के स्पीकर ने एक और नई धमकी दे डाली है। उन्होंने ये कहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो है ही, रेड सी के अंदर जो बाबल मंडेब वो भी करीब 30 किलोमीटर चौड़ा है, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज भी करीब 30 किलोमीटर चौड़ा है। बोले उसको भी बंद कर सकते हैं। वहां से करीब 14% तेल का निर्यात, अब से 20%, यानी स्टेट ऑफ हॉर्मुज और बाब-एल मंडेब में 34% ऑयल, और खाली ऑयल नहीं, फर्टिलाइजर भी है और प्रोडक्ट भी है, हीलियम भी है, जिसकी वजह से एमआरआई और अस्पतालों में काम चलता है, चिप्स के अंदर काम आता है, यानी करीब करीब आधी दुनिया को ये रोक के रख देंगे। अब इसमें हो क्या सकता है? दरअसल में हॉर्मुज के अंदर बहुत सारे आइलैंड हैं, जैसे केशम आइलैंड है, अबू मूसा आइलैंड है, उसमें उसमें जो आइलैंड है, उन आइलैंड में ईरान ने उनमें अंडरग्राउंड टनल्स बना रखी हैं, और उन टनल्स में उसने अपनी मिनी सबमरीन जो इलेक्ट्रॉनिक इंजन से चलती हैं, आवाज नहीं करती हैं, वो पानी के नीचे उसने अपने नेवल ड्रोन्स और एंटी शिप मिसाइल तैनात किए हुए हैं। लिहाजा कोई भी शिप जो बगैर उसकी मर्जी से वहां से गुजरेगा वो उस पर अटैक कर सकता है। लास्ट सेंटेंस ये है कि जब तक इन आइलैंड को न्यूट्रलाइज नहीं किया जाएगा, ईरान की मर्जी के बगैर वहां से कोई शिप नहीं गुजर सकता। ठीक है सर, एक अंतिम सवाल मेरा आपसे और रहेगा कि आने वाले समय में ये युद्ध और भी जारी अगर रहा लंबा, तो भारत पर इसका और कैसा असर पड़ सकता है? भारत के ऊपर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ रहा था, लेकिन भारत ने अपने आप को तैयार किया अपनी दूरदर्शिता से और अपनी कूटनीति। क्यों पड़ रहा था? दुनिया का इससे 20% ऑयल गुजरता है, मगर भारत का 40% गुजरता है। भारत का करीब 30% यहाँ से फर्टिलाइजर गुजरता है। भारत का करीब 50% यहाँ से लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो कतर से आता था वो गुजरता है, और भारत का करीब 65%
एलपीजी यानी कि एलपीजी गैस वो गुजरती है। अब भारत ने क्या किया है, इससे तो सबसे बड़ा नुकसान भारत को हो सकता था, लेकिन भारत ने क्या किया कि भारत ने तेल के बारे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे पास एडिक्वेट रिजर्व है और हमारे पास अल्टरनेटिव सोर्स है, जैसे रशिया भी है, उसके ऊपर से वो हट गए हैं सैंक्शंस। ईरान के पास ऊपर से भी सैंक्शन हट गए हैं। ईरान ने जी भी एक टैंकर भेजा था, पता नहीं वो अब इंडिया आएगा या चाइना जाएगा। खैर, लेकिन दूसरा जो कूटनीति वाला काम किया है भारत ने, उन्होंने ईरान से बातचीत की है, लिहाजा ईरान ने हमारे टैंकर्स को ऑन प्रायोरिटी निकालना शुरू किया है। 3-4 आ चुके हैं, 3-4 लाइन में हैं और जी बाकी भी आ जाएंगे। करीब 15 एक माह पर अभी बचे होंगे। एक तो ये, और जी दूसरा, अब हम ऑलरेडी ये प्लानिंग कर चुके हैं कि हमें अल्टरनेटिव सोर्सेज से गैस लेनी है, जैसे कनाडा है, जी जैसे नॉर्वे। लेकिन इनसे गैस लेने में और वहां से हम तक आने में महीनों का टाइम लग जाएगा। लिहाजा वो प्लानिंग मुझे यकीन है कि इंडियन गवर्नमेंट में चल रही होगी, ताकि एक आध महीने तक हम इस अवेलेबल गैस से काम चलाएं जो आ रही है स्टेट ऑफ हॉर्मुज से, और उसके बाद अल्टरनेटिव सोर्स से इस्तेमाल करें। यही कारण है कि भारत सरकार बार बार ये कह रही है कि चिंता की जरूरत नहीं है, जी लेकिन बिल्कुल। कुछ आम आदमी को भी जिम्मेदारी लेनी होगी। याद करिए, जब लाल बहादुर शास्त्री ने गेहूं की कमी हुई थी तो ये कहा था कि रात के टाइम एक टाइम होटल बंद रहेंगे और घर में खाना ना बनाए। विलिंग ओबीडियंस पूरे देश ने दी थी। चूल्हा चढ़ना बंद हो गया था, होटल बंद हो गए थे रात के टाइम, यानी कुछ दिनों में विपत्ति खुद सह लिया गया था। तो ऐसे में भारत की जनता को भी ये चाहिए कि वो भारत की सरकार का साथ दे। ठीक है सर। विपत्ति के समय एक होना देश हित में जरूरी है, आवश्यक है। ठीक है सर, जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। बता दें कि तेहरान का बड़ा हमला है, ऐसे में ईरान ने अमेरिका का फाइटर जेट जो है वो मार गिराया है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और अमेरिका एयरफोर्स को ये तगड़ा झटका लगा है। वहीं जंग पर ट्रंप की बड़ी तैयारी देखने को मिल रही है। अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा रक्षा बजट जो है वो पास हुआ है। ट्रंप ने 1.52 ट्रिलियन डॉलर रक्षा बजट जो है वो बढ़ाने की मांग की है। मिडिल ईस्ट में ईरान से बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने अपने सैन्य ताकत को और मजबूत करने की तैयारी जो है वो शुरू कर दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साल 2027 के लिए करीब 1.5 ट्रिलियन डॉलर का रक्षा बजट जो है वो प्रस्तावित किया है। यह अमेरिकी इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा रक्षा बजट अनुरोध है। व्हाइट हाउस द्वारा जारी बजट दस्तावेजों के अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति के लिए शक्ति की नीति पर चलते हुए अमेरिकी सैन्य शक्ति को नए शिखर पर ले जाना चाहते हैं। 1.5 ट्रिलियन का ये बजट पिछले सालों के मुकाबले करीब 40% से 50% अधिक है। इसका उद्देश्य जो है अमेरिका को एक ऐसी ड्रीम मिलिट्री देना है जिसमें कोई भी दुश्मन टकराने की हिम्मत ना रख सके। व्हाइट हाउस के बजट दस्तावेजों के अनुसार इस बार रक्षा क्षेत्र में खास फोकस रखा गया है। बजट में गोल्डन डोम जो है एडवांस डिफेंस सिस्टम के लिए फंड रखा गया है। ट्रंप ने बड़ी तैयारी की है। वहीं जंग के बीच भारत के लिए बड़ी खुशखबरी की खबर निकलकर सामने आई है। एक और एलपीजी टैंकर होर्मुज से निकला हुआ है। जंग के बीच भारत का 7वां टैंकर जो है होर्मुज से निकला हुआ है। एलपीजी टैंकर ग्रीन सानवी होर्मुज से निकल चुका है और होर्मुज पार कर भारत आ रहा एलपीजी टैंकर। ईरान जंग के बीच होर्मुज से भारत के लिए एक और खुशखबरी निकलकर सामने आई है। जी हां, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से भारतीय झंडे वाला एक और जहाज पार कर गया। होर्मुज पार करने वाले इस जहाज का नाम जो है ग्रीन सानवी है और इस पर करीब 44,000 ट्रिलियन डॉलर से अधिक एलपीजी है। और यह एलपीजी टैंकर शुक्रवार को होर्मुज स्ट्रेट पार किया और 6 अप्रैल तक मुंबई पहुंचने की संभावना है। और इस तरह मार्च महीने में होर्मुज पार करने वाला ये 7वां भारतीय जहाज है। और अभी जहाज के कोई तेल जो है वहां पर फंसे हुए, ऐसे में ईरानी क्लियरेंस के इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, जहाज ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक फारस की खाड़ी में एलपीजी टैंकर जो है ग्रीन सानवी शुक्रवार शाम को ईरान के समुद्री इलाके से होकर एक कॉरिडोर का इस्तेमाल करके होर्मुज स्ट्रेट के पूरब में पहुंच गया है। ऐसे में भारत के लिए ये बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है। एक और एलपीजी टैंकर ग्रीन सानवी जो है वो होर्मुज से निकल चुका है।
वहीं भारत की राजनीति से जुड़ी हुई अहम जानकारी आपको दे दें कि केरल चुनाव में पीएम मोदी की एंट्री हो चुकी है। केरल में आज पीएम मोदी की महारैली होने वाली है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन के प्रचार अभियान के तहत केरल का दौरा करने वाले हैं और ये चुनाव 9 अप्रैल को होने वाला है। बीजेपी अधिकारियों के अनुसार प्रधानमंत्री जो है पथनामट्टी जिले के तिरुवल्ला में एक जनसभा को शुरुआत करेंगे। उम्मीद है कि वो शहर के सार्वजनिक स्टेडियम में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, जहां पर पार्टी के वरिष्ठ नेता और पड़ोसी निर्वाचन क्षेत्र के एनडीए के उम्मीदवार मौजूद रहेंगे। इस रैली को मध्य केरल में मतदाताओं के समर्थन मजबूत करने का एक बेहद ही महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो करीब 3 बजे जिले के चंगाएसी में एनएस कॉलेज के मैदान में पहुंचेंगे, जहां वो सड़क मार्ग से तिरुवल्ला पहुंचेंगे, जहां पर पार्टी ने संकेत दिया है कि जनसभा में आने वाली भारी भीड़ की व्यापक व्यवस्था की गई है। दिन के आगे चलकर प्रधानमंत्री जो है तिरुवनंतपुरम भी जाएंगे। ऐसे में विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री की ये रैली बेहद ही खास मानी जा रही है। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में भूकंप के तगड़े झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप का केंद्र जो है वो अफगानिस्तान रहा है। अफगानिस्तान में भूकंप से 8 लोगों की जान चली गई है। सभी मृतक एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं, जिनकी मौत जो है वो घर गिरने से हुई है। भारत में फिलहाल नुकसान की कोई भी खबर निकलकर सामने नहीं आई है। पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल में रात 9:30 बजे के आसपास के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। घबराए लोगों ने घर से बाहर निकले हैं। भूकंप के दौरान घरों में पंखे और झूमर हिलते हुए नजर आए हैं। लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया है। पठानकोट के वीडियो जो है वो निकलकर सामने आई है, जहां पर घर में लटके तालों को हिलते हुए भी दिखाया गया। ये वीडियो घर के मालिक ने बनाया और अभी नुकसान के बारे में कहीं से भी कोई भी आधिकारिक जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। वहीं अफगानिस्तान में भी तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता जो है वो 5.9 मापी गई है। अफगानिस्तान के नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बताया कि भूकंप की वजह जो है राजधानी काबुल में एक मकान गिरने से हुआ है, जिसमें दबकर 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक बच्चा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। इसके साथ ही भूकंप का केंद्र जो है 177 किलोमीटर की गहराई में अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र का था। पड़ोसी इलाकों में घिरा अफगानिस्तान प्राकृतिक आपदा के प्रति बेहद ही संवेदनशील है, जहां पर भूकंप सबसे ज्यादा जानलेवा साबित होता है। इसके साथ ही औसतन हर साल यहां पर करीब 560 लोगों की मौत भूकंप के कारण होती है। इसके पहले नंबर पर आए 6.3 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई थी और सैकड़ों घर तबाह हो गए थे। वहीं केरल जिले में कांग्रेस सांसद शशि थरूर के काफिले पर हमला हुआ है। आरोप है कि जब शशि थरूर विधानसभा चुनाव प्रचार कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे, तभी तिरुवल्ली ब्रिज के पास उनके काफिले को रोका गया है और शिकायत के मुताबिक इस दौरान शशि थरूर के गनमैन के साथ मारपीट हुई है। गनमैन के शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया है और घटना में इस्तेमाल की गई 2 गाड़ियों को भी जब्त किया गया है। इस मामले में जो वहां के निवासी है उनके खिलाफ गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज किया गया है। शशि थरूर की टीम के अनुसार ये घटना उस वक्त हुई है जब 2 वाहनों के काफिले में यात्रा कर रहे थे। शशि थरूर पहले वाहन में सवार थे और तभी अचानक 2 कारों में आए करीब 8 लोगों ने सड़क पर काफिले को जबरन रोक दिया। चश्मदीदों के मुताबिक हमलावरों ने गाड़ी को आगे बढ़ने से रोकने और वाहनों को शीशे पर जोर जोर से हाथ मारे हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और हालातों को काबू में किया है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी हुई है कि ये घटना पूर्व नियोजन हाथ में थी या फिर किसी सड़क विवाद का नतीजा। वहीं महाराष्ट्र के नासिक से बेहद ही दुखद दुर्घटना जो है वो निकलकर सामने आई है, जहां पर पानी से भरे कुएं में एक कार गिर गई है। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि कार सीधे पानी में भरे कुएं में जा गिरी है और इस हादसे के दौरान गांव के सुनील के परिवार और उनके रिश्तेदार सहित कुल 9 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है। बताया जा रहा है कि एक निजी क्लास के स्नेह सम्मेलन कार्यक्रम से घर लौटते समय ये दर्दनाक हादसा हुआ है। मृतकों के में छोटे बच्चे और 2 महिलाओं के नाम भी शामिल है। चालक के वाहन पर नियंत्रण खोने की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। क्रेन की मदद से देर रात कार को बाहर निकाला गया। मामले में पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। दुर्घटना स्थल पर कार मारुति सुजुकी आर्टिकल बताई जा रही है। घटना स्थल के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। आनन फानन में कड़ी मशक्कत के बाद लोगों द्वारा क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया। वहीं रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश कुमार जोशी की हत्या से पूरे उत्तराखंड को दहला दिया गया है। बता दें कि उत्तराखंड में आरोपियों के साथ देहरादून पुलिस की बीती रात सीधी भिड़ंत हो गई है। जयपुर थाना क्षेत्र के
गुनियाल गांव के जंगलों में हुई इस मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई है, जबकि दूसरा साथी घेराबंदी के दौरान दबोचा गया है। पुलिस टीम ने जब संदिग्धों को पीछा शुरू किया है तो आरोपी गुनियाल गांव के जंगली इलाकों की ओर भागने लगे। खुद को घिरता देखकर एक बदमाश ने पुलिस टीम पर ही फायरिंग झोंक दी। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक आरोपी के पैर में गोली लग गई और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने तुरंत ही उसे हिरासत में ले लिया और अस्पताल पहुंचाया। मौके से एक पिस्तौल और कारतूस भी बरामद किया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने जानकारी दी है कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान हो गई है और मुठभेड़ में घायल हुए आरोपियों का नाम जो है वो मोहम्मद बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आईपीएल के 7वें मैच में पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया है। ये PBKS की लगातार दूसरी जीत और CSK की लगातार दूसरी हार है। इसके साथ ही टॉस हारकर पहले बैटिंग करने वाले उत्तरी चेन्नई ने 5 विकेट खोकर 208 रन बनाए। पंजाब ने 18.4 ओवर में 5 की विकेट के नुकसान पर टारगेट हासिल किया है। ऐसे में विजय कुमार विशाखा ने 2 विकेट लिए हैं। CSK के लिए आयुष मल्होत्रा ने 50 लगाए हैं। शिवम दुबे ने 45 और सरफराज खान ने 32 रन बनाए हैं। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।